हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं यामाहा की न्यूली लॉन्च यामाहा XSR 155 वर्सेस दी यामाहा FZS FI हाइब्रिड। तो भाई दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी आपके यूज़ के हिसाब से ज़्यादा बेटर होगी, आज की इस वीडियो में हम उसकी पूरी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू आकड़ यामा सीकर रोड, जिन्होंने आज मुझे दोनों ही बाइक प्रोवाइड करी है। अगर आप जयपुर में रहते हो और आप यामा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप एक बार आकड़ यामा विजिट ज़रूर करें। इनके टोटल जयपुर में 5 लोकेशन है, सबका एड्रेस विद पिन लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप शोरूम पे आइए, अपनी फेवरेट बाइक देखिए, बुक कीजिए और बेस्ट प्राइजेस पे लेके जाइए। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो भाई चलो अब इन दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। एक्स शोरूम 1,51,000, एक्स शोरूम 1,36,000, जयपुर ऑन रोड 1,86,000, जयपुर ऑन रोड 1,66,000। दोनों में आपको 20,000 रुपये का फ़र्क मिलता है। अब दोनों में 20,000 रुपये का फ़र्क जो है वो वर्थ है कि नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं कि आप भाई इसको 20,000 ज़्यादा दो या 20,000 बचा के FZS FI हाइब्रिड ले लो। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं हम अपने रिव्यू की या कंपैरिजन की। तो सबसे पहले फ्रंट में डिज़ाइन आप देख सकते हैं, दोनों ही बाइक का बिल्कुल अलग मिलता है आपको। ज़रा इसको वाइड में लेते हैं। आपको दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग मिलता है, बट लेकिन जो इसकी हेडलाइट की टाइप है वो आपको सेम मिलती है। दोनों में ही आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट देखने को मिलती है। इसके अंदर भी आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट देखने को मिलती है। ऊपर है इसकी हाई बीम और नीचे इसकी लो बीम। इसके अंदर भी नीचे लो बीम, ऊपर हाई बीम। ठीक है, LED इंडिकेटर्स दोनों LED आपके क्या कहते हैं इसको, DRL आपको दोनों में ही मिलती है। इसकी बहुत ही ज़्यादा सटल ग्लो है, दिन में धूप में पता भी नहीं चलता है जल रही है कि नहीं जल रही है। बाकी हम इसकी LED DRL की बात करें तो इसकी LED DRL आपको कुछ इस टाइप की मिलती है। ऊपर ऐसे हाफ सर्कल से DRL मिलती है जो कि देखने में अच्छी लगती है। दोनों में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, बट इसके जो फ्रंट है वो आपको साइड में माउंटेड मिलते हैं। इसके फ्रंट इंडिकेटर्स आपको इसके टैंक पे माउंटेड मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जला के दिखाऊँ तो ये कुछ आगे से इस तरीके के लगते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फ्यूचरिस्टिक लुक आती है और ये आगे से बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगती है देखने में, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके अंदर ऐसा ग्रिल वाला हिस्सा दे रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बना देता है भाई FZS FI हाइब्रिड को। दूसरी तरफ XSR को देखा जाए तो उतनी ब्रॉड नहीं लगती है, बट क्लासिक लुक के हिसाब से जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी आपको डिसेंट मिलती है, काफ़ी अच्छी मिलती है। दोनों के सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको नॉर्मल 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको 37 mm के अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। दोनों की हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई कंपैरेटिवली हैंडलिंग जो है वो इसकी थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, बट उसकी भी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। उसका शोल्डर कंफर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। इसके अंदर भी वो चीज़ अच्छी है, बट इसके अंदर थोड़ा बेटर है क्योंकि आपको इसके अंदर USD फोक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लाइट वेट दोनों ही बाइक से इसका आपको कार्बोरेट 137 kg मिलता है, उसका आपको 136 kg मिलता है। तो 1 किलो का डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको इसके अंदर नहीं मिलता। मडगार्ड की बात करें, दोनों में ही आपको फाइबर का मडगार्ड मिलता है। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है। इसका थोड़ा क्लासिक की लुक में आता है, उसका थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक में आता है। फ्रंट व्हील साइज़, टायर प्रोफाइल दोनों का सेम है। R17 का आपको 17 इंचेस का एलॉय आता है और व्हील दोनों में आपको 100/80 सेक्शन का मिलता है। दोनों में ही आपको 282 mm के फ्रंट डिस्क मिलती है विद ट्विन पिस्टन कैलिपर। दोनों में बाइबर के कैलिपर आते हैं, बस फ़र्क इतना है इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और FZS FI हाइब्रिड में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही आता है, तो वो आपको दोनों में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में साइड से बात करें तो भाई यहाँ पे कहानी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का लुक आता है, क्लासिक रेट्रो लुक आता है। उसके अंदर आपको मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक्स विद स्टिकरिंग आती है। तो दोनों के टैंक की मटेरियल की बात करें, जिसके अंदर पेट्रोल स्टोर होता है वो आपको मिलता है मेटल का। जो बाहर की कवरिंग है वो आपको दोनों में ही फाइबर की मिलती है। ओके, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दोनों में ही आपको फाइबर का टैंक मिलता है। साइड से उसका आपको कुछ इस टाइप का लुक आता है, थोड़ा ऐसे शार्प एजेस भी मिलते हैं, थोड़ा ऐसे शार्प लुक आता है, स्पोर्टी लुक आता है। इसके अंदर आपको ऐसा रेट्रो टाइप का लुक आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइबर का पार्ट दे रखा है, थोड़ा सा लुक एनहेंस करने के लिए। बाकी इसके पीछे कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल पार्ट है। फिर ये आपको बीच में हिस्सा आता है, थोड़ा आपको यहाँ पे ऐसी स्टिकरिंग मिलती है, यामाहा की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको पीछे एक मेटल इंसर्ट मिलता है। इसके अंदर आपको मेटल इंसर्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी मिलता है, जो कि ओवरऑल इसका जो रेट्रो लुक है उसको एनहेंस करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी सीट की बात करें तो सीटिंग के मामले में इसकी जो है आपको कुशनिंग काफ़ी डिसेंट मिलती है। ठीक है, अच्छी कुशनिंग डिसेंट है। विड्थ भी जो है आपको इसकी काफ़ी ठीक मिलती है। बट विड्थ, सीट की कुशनिंग और विड्थ के बारे में अगर बेटर कौन सी है मैं ये बताऊं तो बेटर आपको यहाँ पे FZS FI हाइब्रिड मिलती है, क्योंकि एज अ प्रॉपर कम्यूटर डिज़ाइन हुई है। इसकी जो लेंथ है वो भी आपको XSR से थोड़ी सी बड़ी मिलती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सीट एरिया मिलता है, ज़्यादा ब्रॉड मिलती है। साइड्स में भी यहाँ पे आपको कुशनिंग मिलती है अच्छी खासी, उसके अंदर साइड में थोड़ी सी कुशनिंग कम है। बट दोनों की ही जो ग्रिपिंग है, जो आपकी थाइज जो बाइक को ग्रिप करती हैं, वो दोनों में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है।
क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा स्कूपी वाला एरिया मिलता है, तो जब आप इसको ग्रिप करोगे तो इसके अंदर आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऐसे एक डिज़ाइन मिलता है, प्रॉपर ऐसा एक कर्व मिलता है, इसके अंदर भी आपकी जो बाइक की ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी बनती है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको 10 लीटर्स का टैंक मिलता है, इसके अंदर आपको 13 लीटर्स का टैंक मिलता है, और टैंक पे यहाँ पे आपको एफजेडएस की बैजिंग, यामा का लोगो मिलता है। इसके टैंक में आपको यहाँ पे XSR 155 की बैजिंग मिलती है। यामा का लोगो आपको इस बाइक में सिर्फ एक जगह मिलता है, जो कि है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको यामा का लोगो वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलता। बाकी एफजेडएस में यहाँ पे आपको एक यामा का लोगो मिलता है यहाँ पे, और आपके टैंक्स के ऊपर आपको यामा का लोगो देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अब भाई दोनों की जान, दोनों की इंजन की बात करें तो सबसे पहले XSR की बात करते हैं। इसके अंदर आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 18.1 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पावरफुल, काफ़ी टॉर्क इंजन है, आपको काफ़ी अच्छा पिकअप देता है, काफ़ी अच्छी आपको हाई स्पीड की रेंज देता है। अप्रॉक्सीमेटली 140 तक ये बाइक चली जाती है, 140 145। यहीं पे अगर हम एफजेडएस की बात करें तो इसके अंदर आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 12.4 PS की पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब सिटी के हिसाब से ये जो फिगर्स है काफ़ी ठीक है। बाकी ये हाइब्रिड वर्जन है, तो इसके अंदर आपको हाइब्रिड मोटर भी मिलती है, जो कि आपको पिकअप है इनिशियली, उसके अंदर आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पावर का बूस्ट देती है, तो आपको पिकअप जो है इससे बढ़ जाता है, प्लस इससे आपकी माइलेज भी इंक्रीज़ होती है। दोनों की माइलेज की बात करूँ तो ये हाइब्रिड है, ये आपको अराउंड 60 के आसपास का माइलेज दे देगी, 58 62 अराउंड इतना मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 45-50 की रेंज में माइलेज मिलेगा, तो माइलेज कंपैरेटिवली उसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो एज अ कम्यूटर डिज़ाइन की गई है, तो वो एज अ कम्यूटर आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल एफजेडएस FI हाइब्रिड होगी। और इनिशियली जब आप खरीदने जाएंगे तब भी वो आपको 20,000 रुपये सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू XSR 155। दोनों में ही आपको टैंक माउंटेड की होल देखने को मिलता है, इसके अंदर भी टैंक माउंटेड की होल है, और इसमें भी दोनों की चाबी जो है बिल्कुल सेम मिलती है, सेम टू सेम की इसके अंदर आपको बिल्कुल सेम की देखने को मिलती है, कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार भी दोनों की जो शेप है वो इज़ ऑलमोस्ट द सेम, बस इसकी थोड़ी सी, और ये इतना रेज्ड नहीं है, ये आपको थोड़ा हल्का जैसा रेज्ड हैंडल बार मिलता है। और सिटिंग पोजीशन दोनों में ही आपको एकदम अपराइट मिलती है, तो आपको लोअर बैक में जो एक अजीब सा एक क्या बोलते हैं फॉरवर्ड लीन होता है ना बाइक्स में, वो आपको दोनों में ही नहीं मिलेगा, तो ये दोनों के बारे में एक अच्छी बात है, ठीक है। हैंडल बार की अगर हम बात करें, पहले XSR की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम का और पास लाइट का स्विच, हॉर्न और आपका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। राइट साइड में आपका किल स्विच और इग्निशन स्विच एक में ही फ्लश्ड है, और यहाँ पे आपको आपका उसके क्या बोलते हैं हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी इस वाले इसके अंदर मिरर नहीं है, बट इसके मिरर जो है आपको उस टाइप के मिलते हैं, इसके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये जो FZS में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई जो रियर व्यू मिरर है वो छोटे हैं, अजीब सा डिज़ाइन है, तो समझ नहीं आता, बट इसके अंदर वो चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। अब यहाँ पे अगर हम FZS के हैंडल बार की बात करें तो इसका हैंडल बार में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आपका हैजार्ड लाइट का बटन है, इसके अंदर आपका हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच मिलता है, जो आपके बटन है आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका इंडिकेटर, हॉर्न, फिर इधर आपका वही किल स्विच और इग्निशन स्विच एक में फ्लश्ड है, और ये आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। इसका जो क्लच है काफ़ी लाइट है, हालांकि इसके अंदर आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच नहीं मिलता, इसके अंदर आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है। तो इसका जो क्लच है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और जो आपकी गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है आपकी XSR 155 में। तो भाई अगर हम FZS FI हाइब्रिड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको फुल TFT डिस्प्ले वाला मिलता है, कुछ इस तरीके की एनिमेशन आती है इसके अंदर, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। लेफ्ट साइड में आपको इसके अंदर लेफ्ट इंडिकेटर, हाई बीम, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और न्यूट्रल का लाइट मिलता है, उसके नीचे डमी है। राइट साइड में राइट इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, ABS की लाइट, और हाँ बस आपको इसके अंदर राइट साइड में इतना ही देखने को मिलता है। ऊपर यामा की ब्रांडिंग आती है, लिखा हुआ आता है यामा, लोगो नहीं आता, कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट है। ऊपर आपको मिलता है इसका RPM, टाइम, फिर फ्यूल इंडिकेटर, फिर यहाँ पे आपका ट्रिप 1, और यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आती है। आपका फ्यूल गेज यहाँ आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपका इधर आता है। इसको चेंज करने के लिए हम इस वाले बटन को दबाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो लेफ्ट साइड चेंज होगी, ट्रिप टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर ट्रिप की फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, फिर एवरेज स्पीड भी दिखाता है इसके अंदर, ट्रिप टाइम दिखाता है, और ओडो वापस से दोबारा। राइट साइड में भी सेम चीज़ है, बस आप नीचे वाले से चेंज करेंगे तो आप एक साथ में दो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये वाला बटन दबाओगे तो आप इसकी सेटिंग्स में चले जाओगे, सॉरी टिक वाला बटन दबाओगे तो इसके अंदर आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, ओवरऑल इसकी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो, वेदर आप इसके अंदर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, नेविगेशन के आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, ये सारी चीज़ें आती है। सेटिंग्स इसके अंदर आपको बहुत सारी मिलती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो आप, शिफ्ट इंडिकेटर कैसे आना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। थीम इसके अंदर दो आते हैं कि इसके अंदर थीम 1 आता है, थीम 2 आता है, ये थीम 1 है। थीम 2 जो है उसका ये है, थोड़ा आपको बेसिक सा थीम मिलता है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को इसका जो नॉर्मल वाला है वो ही पसंद है, तो दिस इज़ बेटर, ठीक है।
फिर उसके बाद में इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डे व्यू, नाइट व्यू, ये सारी चीज़ें होती है। ये अभी फ़िलहाल नाइट व्यू पे, डे व्यू में पूरा जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाता है। फिर आप क्लॉक में इसका टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यूनिट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस की क्या यूनिट चाहिए, इकोनॉमी आपकी जो एवरेज है उसकी क्या यूनिट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। फिर इन्फॉर्मेशन रीसेट, ये हमारे किसी काम का नहीं है, सब सर्विस सेंटर का है। तो ओवरऑल काफ़ी पीछे, तो ओवरऑल काफ़ी आपको फ़ीचर लोडेड सामान मिलता है इसके अंदर। काफ़ी फ़ीचर लोडेड आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। वैल्यू फॉर मनी में आता है भाई, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर लोडेड है। वहीं पे अगर हम XSR 155 की बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिक LCD वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसकी जो स्क्रीन है वो मुझे पर्सनली छोटी लगती है थोड़ी, तो इस मामले में भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेटर है। यहाँ पे बाहर आपको इसके अंदर RPM मीटर मिलता है, ऊपर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, स्पीडोमीटर, यानी यहाँ पे आपका फ्यूल गेज आता है, और यहाँ पे आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि अभी ओडोमीटर दिखा रहा है, और उसके बाद में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ से आप करोगे तो आगे जाएगा ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर आपकी ट्रिप की फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद में आपको टाइम दिखाएगा, फिर ये आपकी जो राइड उसकी ट्रिप की फ्यूल इकोनॉमी, वो क्या बोलते हैं, ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा। फिर ये आपकी एवरेज दिखाएगा क्या है, देन उसके बाद में आपकी एवरेज स्पीड दिखाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, और बस इतने ही बेसिक फीचर आपको इसके अंदर मिलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से वाई कनेक्ट वगैरह का फीचर जो है इसके अंदर आपको मिलता है, उसके अंदर आपके नोटिफिकेशन वगैरह जो है थोड़े बहुत शो करता है, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा आपको फीचर लोडेड नहीं मिलता जितना FZSFI हाइब्रिड का मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में भाई क्लियरली FZSFI हाइब्रिड इज़ दी बेटर चॉइस, ठीक है। और इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल, ABS, इंजन चेक लाइट, फिर यहाँ पे राइट में आपको राइट इंडिकेटर मिलता है, देन उसके बाद में आपको इसके अंदर TCS और हाई बीम का इंडिकेशन मिलती है। तो कुछ इस टाइप का आपको इंस्टेंट क्लस्टर मिलता है XSR 155 में। तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। भाई मुझे तो FZSFI हाइब्रिड का ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि भाई एक तो TFT कलर डिस्प्ले है और ज़्यादा फीचर्स भी आपको इसके अंदर देख। भाई रियर लुक की बात करें तो देखो अभी ये रियर लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। अब मुझे थोड़ी ब्रॉड ज़्यादा पसंद है, अब हालांकि पीछे से ब्रॉड दोनों ही लगते हैं, बट पर्सनली भाई मेरे को थोड़ी FZSFI हाइब्रिड ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इसका जो ग्रैब रेल है ना, वो इसकी जो लुक है उसको बहुत सुंदर कर देता है। मुझे बहुत सुंदर लुक लगता है इसका पीछे से, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रैब रेल। और इसके अंदर आपको नीचे टायर हगर मिलता है, जो कि आपको XSR में नहीं मिलता, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ है। आगे दोनों में ही आपको रियर टेल लाइट जो LED की मिलती है, मैं आपको अभी जला के दिखा देता हूँ। इसको इधर से ऑन करेंगे, इसको इधर से ऑन करेंगे, और हैज़ार्ड लाइट भी जला के आपको दिखा देते हैं कि कैसा लुक आता है। तो कुछ इस टाइप का लुक आता है दोनों ही बाइक्स का रियर से, कि दोनों ही काफ़ी सुंदर लगती है। वो थोड़ा क्लासिक रेट्रो टाइप में है, ये थोड़ा ऐसा स्पोर्टी टाइप में है। मुझे स्पोर्टी लुक ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है, बट दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, ठीक है। दोनों में ही नीचे आपको जो नंबर प्लेट की लाइट है, दोनों में LED वाइट मिलती है, इसमें आपको LED वाइट मिलती है, इसमें भी LED वाइट मिलती है। रियर रिफ्लेक्टर दोनों में पीछे आते हैं, साइड रिफ्लेक्टर भी पीछे ही आते हैं। कि दोनों के रियर व्हील की बात करें तो इसका जो अलॉय का साइज़ है वो आपको सेम मिलता है, दोनों में ही आपको 17 इंचेस का अलॉय मिलता है, बस टायर जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर आपको 140/60 का टायर मिलता है, इसके अंदर आपको 140/70 का टायर मिलता है। तो ऐसे जो है थोड़ा सा आपके टायर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि 140 है दोनों में, बट इसका थोड़ा सा ज़्यादा मोटा टायर लगता है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका ज़्यादा बल्कि सा टायर लगता है एज़ कम्पेयर टू FZSFI हाइब्रिड। दोनों के पीछे रियर डिस्क की बात करें वो एज इट इज सेम है, 220 mm की दोनों में रियर डिस्क आती है। सिंगल पिस्टन कैलिपर, दोनों बायर के कैलिपर्स हैं, बट इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है विद ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है विद ट्रैक्शन कंट्रोल। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और दोनों की जो एग्जॉस्ट नोट है उनका भी फ़र्क है। एग्जॉस्ट इसके अंदर आपको काफ़ी हैवी सा देखने को मिलता है, बहुत बड़ी सी आपको इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है, जिससे कि आपके जूते वूते ख़राब नहीं होते जब आपका एग्जॉस्ट गर्म हो जाता है। और यहाँ पे पीछे सिल्वर की आपको फिनिश मिलती है। इसके अंदर आपको पूरा ही ये ब्लैक मिलता है, ब्लैक प्लास्टिक, तो ये भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है देखने में। बट दोनों में लुक वाइज देखा जाए तो भाई ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी दोनों का ही एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना दूँगा। एक जो चीज़ है जो कि XSR में जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, एक क्या बोलते हैं उसको अर्गोनॉमिक वाइज, ये है कि भाई जो इसका ये है ना, ये यहाँ पे इसके ऊपर पैर पड़ जाता है कभी, तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। बट ये प्रॉब्लम आपको XSR में नहीं मिलती, क्योंकि इसका ये यहाँ पे है, काफ़ी सेफ़ है। यहाँ तक वैसे तो पैर जाता ही नहीं है, बाई चांस चला भी जाए तो इसके ऊपर पड़ेगा नहीं पैर, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऊपर ये मेटल वाला पार्ट मिल जाता है। बट उसके ऊपर भी ये दे रखा है, बट स्टिल
ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला, तो अगर आप इसके ऊपर कवर लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट ओवरऑल ये उस मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और हाँ भाई, अब रियर से एक दो चीज़ें की और बात करते हैं, ज़रा साड़ी गार्ड वगैरह की बात कर ली जाए तो साड़ी गार्ड आपको इसके अंदर सरप्राइजिंगली ज़्यादा बेटर मिलता है। हालांकि ये एज अ कम्यूटर सेल होती है, इसके अंदर आपको ऐसा छोटा सा बेसिक सा बिल्कुल मिलता है, बट इसके अंदर आपको साड़ी गार्ड ज़्यादा बेटर मिलता है। चेन सिस्टम की बात करें तो उसका चेन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ही ओपन है, नीचे से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन चेन सिस्टम मिलता है आपको। नीचे कवरिंग आपको इतनी बेटर नहीं मिलती, बट इसके अंदर जो आपकी कवरिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो एज अ कम्यूटर ये ठीक है कि भाई अगर घर में कोई लेडीज़ वगैरह है वो साड़ी वगैरह पहनती है, दुपट्टा पहनती है, तो वो चेन में फंसेगा नहीं, क्योंकि नीचे इसके अंदर आपको अच्छी खासी कवरिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये चीज़ ठीक है। अब उसके बाद में रियर सस्पेंशन की बात करें, इसके अंदर आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, इसके अंदर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों की जो सेटिंग है, दोनों की ही सेटिंग स्टिफर साइड पे है, तो जो एकदम से सडन गड्ढा आएगा थोड़ा, अगर आप हाई स्पीड में जाएंगे तो दोनों में ही आपको जर की मूवमेंट मिलेगा। हालांकि आप उसको थोड़ा सा स्मूथ करा सकते हैं कि आप इसको सबसे लूजेस्ट सेटिंग पे सेट करा दीजिए, तो उससे आपकी ऐसा भी नहीं कि स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा कोई वैसे तो डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों में यूज़ कर रखी है ये, एकदम पूरे लूज सेटिंग में भी एकदम टाइट सेटिंग में भी, कोई भी एज सच मेजर डिफरेंस आपको नहीं होगा, एक्चुअली डिफरेंस ही फील नहीं होता। तो ये कि थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी, और ओवर टाइम जैसे ये चलती रहेगी, जैसे जैसे सस्पेंशन यूज़ होगा दबेगा, वो और ज़्यादा ओवर टाइम स्मूथ ही होता रहता है। तो उस मामले में इनिशियली आपको थोड़ा लगेगा कि यार सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है, बट थोड़े समय बाद वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक आखिरी चीज़ और जो कि XSR में नहीं है, वो है भाई इसके अंदर आपको मेन स्टैंड नहीं आता, आपको सिर्फ साइड स्टैंड आता है। वहीं पे FZS में आपको यहाँ पे मेन स्टैंड भी आता है, ये रहा, और साइड स्टैंड पे ये खड़ी है, वो भी है इसके अंदर, ठीक है। और हाइब्रिड इंजन है इसके अंदर, तो कुछ इस टाइप का आपको साइड में इंसर्ट मिलता है। आपको किसी भी यामा की गाड़ी में ये दिखे तो आप समझ जाना कि भाई वो हाइब्रिड है। तो गाइज ये था यार ओवरऑल अपना पूरा कंपैरिजन FZSFI हाइब्रिड और XSR 155 का। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी यार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, जो भी इन दोनों बाइक्स के बीच में कंफ्यूज है। अगर आप मेरी मानो तो भाई, अगर आपको सिर्फ प्योरली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, प्योरली कम्यूटिंग और माइलेज चाहिए आपको, तो भाई आप अपने 20,000 रुपये बचाइए, आप FZSFI हाइब्रिड के साथ जाइए। बट अगर आपको थोड़ी और फन टू राइड बाइक चाहिए, थोड़ा बेटर पिकअप, थोड़ी पावरफुल, एकदम पंची पावर वाली आपको अगर बाइक चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप XSR 155 के साथ में चले जाइए। बाकी इसका डिटेल्ड रिव्यू और इसके प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी, बाय बाय।